नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली अफेयर्स। आज हम लोग देखेंगे झारखंड के ऐतिहासिक परिचय के बारे में। तो सबसे पहले हम देखें कि झारखंड का अर्थ क्या होता है। तो झारखंड का अर्थ होता है वन प्रदेश। इसका नामकरण जो है कई वेद में, कई ग्रंथों में और कई किताबों में अलग अलग किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है झारखंड पीसीएस में और झारखंड के अन्य एग्जाम में। तो इसको हम देखते हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र यहाँ पुंड कहते थे, उल्लेख किया गया है। अर्थर्वेद में व्रात प्रदेश कहा गया है और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया है। भागवत पुराण में कीकट प्रदेश कहा गया है और महाभारत में इसको पुंडरिक या पशुभूमि या कर्कखंड या अर्कखंड कहा गया है। तारीख है फिरोजशाही और तारीख है बंगला में झारखंड का उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखें तो सियार उल मुतखरीन में झारखंड कहा गया है। ऋग्वेद में कीकट प्रदेश कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीकट प्रदेश कहा गया झारखंड ऋग्वेद में। झारखंड को वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। अब देखिए मुरंड जो है, मुरंड वायु पुराण और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति मुरुंड, ये दोनों एक समान है। तो वायु पुराण में मुरंड देखा गया है, जबकि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरंड कहा गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा विजयी अभियान जितने भी चलाए गए हैं उसका उल्लेख है, तो उसी में ये मुरुंड प्रदेश का भी उल्लेख किया गया है। अब देखिए विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। फयान द्वारा कुकट लॉर्ड कहा गया है। फयान चीनी यात्री था, उसने अपने यात्रा वृतांत में कुकट कहा है। मुगल काल में खुखरा या कुकरा या कोकराह कहा गया है। आईने अकबरी में कोकरा या खंकराह कहा गया है। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी इसे छोटा नागपुर कहती थी। ठीक, अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ की बात है नोट में। झारखंड का सबसे प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ताम्रपत्र में सबसे पुरातात्विक प्रमाण मिलता है वो किस सदी का है? तो 13वीं सदी का। ठीक, आगे देखते हैं। दामिन एकोह पहाड़ी क्षेत्र को कहते थे। इसकी स्थापना जो है कैप्टन टेनर ने किया था 1832 में। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, कैप्टन टेनर ने किया था दामिन एकोह पहाड़ी क्षेत्र को मिला के एक दामिन एकोह क्षेत्र का निर्माण किया था 1832 में कैप्टन टेलर ने। उसके बाद उसी तरह से संथाल परगना क्षेत्र नरिखंड कहा जाता था। संथाल परगना क्षेत्र को नरिखंड। अब देखिए झारखंड के प्राचीनतम जनजाति जो है असुर है, बिरजिया है और बिरहोर है। तो असुर सबसे प्राचीनतम है, उसके बाद बिरजिया है, उसके बाद बिरहोर है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब देखिए झारखंड का प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें आपका पुरातात्विक साक्ष्य तो है लेकिन लिखित कोई साक्ष्य नहीं है। उसी तरह प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में हम मोटा मोटी बांट के देखते हैं, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल और मध्य पाषाण के बीच में एक समकालीन जो है काल चलता है, वो उसको कहते हैं ताम्रपाषाण, कांस्य युग और लोह युग। ताम्रपाषाण काल में तांबे का ज़्यादा उल्लेख है। तांबा और पाषाण यानी पत्थर के साथ मिला के जब औजार का निर्माण होने लगा तो उसको कहने लगे ताम्रपाषाण का नाम दिया गया। उसी तरह कांस्य युग, कांसा का इसमें औजार का उपयोग होगा, इसलिए कांस्य युग कहा गया। उसी तरह लोह युग में लोहा का प्रचुरता से औजार बनाने में उपयोग होने लगा तो उसे लोह युग कहा गया। तो हम एक एक करके देखेंगे पूरा पाषाण काल में झारखंड की स्थिति क्या थी और इसमें कहाँ कहाँ इसके साक्ष्य मिले हैं। आप देखिए ये पूरा पाषाण काल का जो पीरियड है, एरा है 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक, 25 लाख से 10,10,000 ईसा पूर्व। इसमें शिकार होती थी, कृषि और पशुपालन नहीं होता था। इसको ध्यान में रखना है। और आग की जानकारी इसमें तो थी लेकिन इसका उपयोग नहीं होता था। आग जैसे कि जंगल में लग गए, लोग जानते तो थे कि ये आग कोई ऐसी चीज़ है जिससे वस्तु गर्म हो जाती है, जल जाती है, परंतु इसका उपयोग वो नहीं करते थे। उसके बाद अब झारखंड के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पूरा पाषाण काल का अवशेष कहाँ कहाँ मिला है? तो हजारीबाग से, बोकारो से, रांची से और देवघर से। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। तो पूरा पाषाण काल के साक्ष्य जो मिला है हजारीबाग से, बोकारो से, रांची से और देवघर से। ठीक, और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। तो पहले सिंहभूम एक ही क्षेत्र था, तो इसको आगे चल के ये बढ़ गया तो पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम हो गया। ठीक, उसके बाद देखेंगे मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल अब देखिए इसका एरा देखें तो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। इसमें पशुपालन शुरू हो गया। इसके अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हो गया। इसमें अवशेष देखिए झारखंड में कहाँ कहाँ मिले हैं? तो दुमका में, पलामू में, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। ठीक, तो देखिए पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम पूरा पाषाण भी और मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब आगे देखते हैं नव पाषाण काल में झारखंड की स्थिति क्या है। तो इसका कालखंड देखें तो 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। कृषि की शुरुआत इसमें हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो जाती है। और अब आग का प्रयोग भी और उपयोग भी लोग जान गए, जबकि पूरा पाषाण काल में आग की जानकारी तो थी कि कोई ऐसी चीज़ है जिससे लोग जल जाते हैं, गर्म होती है, परंतु इसका उपयोग लोग नहीं जानते थे। तो नवपाषाण काल में लोग उपयोग करना शुरू कर दिए आग से। अब देखिए अवशेष देखिए कहाँ कहाँ मिली है? रांची, लोहरदगा, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम एक ऐसा जिला है जहाँ पे तीनों काल का, नवपाषाण, मध्य पाषाण और पूरा पाषाण काल, तीनों काल का यहाँ पे साक्ष्य आपको मिला है। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम को। अब आगे देखें ताम्रपाषाण काल।
तो इसका कार्यकाल देखिए, इसका कालखंड देखिए तो 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक, अब ये ताम्रपाषाण काल का स्थिति कैसी रही, किस तरह से इसमें चेंज हुआ और कब कब इनकी उपस्थिति बनी रही, कब हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा के समय, हड़प्पा के पहले, हड़प्पा के बाद, ये तीनों कालों में इसका संबंध रहा है ताम्रपाषाण काल का। यानी तांबा का उपयोग हड़प्पा में, हड़प्पा से पहले और हड़प्पा के बाद भी होता रहा है। ठीक, इसमें मानव द्वारा प्रथम बार प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा थी, इसी काल से संबंधित है ताम्र। उसके बाद इसके केंद्र बिंदु अगर देखें झारखंड में तो सिंहभूम, सिंहभूम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों काल, पाषाण काल के तीनों काल। उसके बाद देखिए ताम्रपाषाण काल से भी संबंधित सिंहभूम है, तो सिंहभूम एक ऐसा जिला है जहाँ से प्रत्येक काल का साक्ष्य बरामद हो रहा है। उसके बाद देखिए, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि तांबा गलाने से संबंधित जनजाति कौन कौन थी झारखंड की, तो असुर, बिरजिया और बिरहोर। कौन कौन है, तो असुर है, बिरजिया है और बिरभोर है। यही जनजाति सबसे प्राचीनतम जनजाति हैं, कहाँ की, झारखंड की, असुर, बिरजिया और बिरहोर। ठीक, आगे देखें, हजारीबाग के बाहर गंडा से ताम्र की 49 खानों के अवशेष मिले हैं। ये हजारीबाग के 12 गंडा एक वहाँ का क्षेत्र है, गांव है, वहाँ से 49 खानों के अवशेष मिले हैं तांबे के। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। आगे देखें कांस्य युग के बारे में, कांस्य युग, इसमें तांबा और टीन को मिलाकर औजार बनने लगे थे। ठीक, तो इसी को कहा गया कांस्य युग। ठीक, इस काम से जुड़े लोग कौन कौन थे, असुर और बिरजिया जनजाति। तो ये इसको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर देखें लोह युग के बारे में, तो ये झारखंड में प्रारंभकर्ता कौन था, तो असुर और बिरजिया। ये ऐसी जनजाति है जो प्राचीनतम है, ये कांस्य युग से जुड़ी है, लोह युग से जुड़ी है और आपका ताम्र युग से भी जुड़ी है। तांबा को गला के जो औजार बनाने का काम करते थे ये असुर, बिरजिया और बिरहोर थे। ठीक, उसी में आगे देखिए, झारखंड में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। अब लोह युग का लोहा का औजार बना के मेसोपोटामिया तक इसका औजार भेजा जाता था, जहां दमिश्क में लोहे के तलवार का निर्माण होता था। अब देखिए, लोहे का एक्सपोर्ट किया जाता है मेसोपोटामिया तक। ठीक, वहाँ एक जगह है दमिश्क, जो आज के सीरिया है, और सीरिया की राजधानी दमिश्क है, वहाँ तलवार, लोहे के तलवार का निर्माण होता था। तो झारखंड का संबंध देखिए वैश्विक संदर्भ में भी था उस समय भी। आगे देखें तो महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष देखते हैं झारखंड से संबंधित है। ये इसको एक गांव है, ठीक, ये हजारीबाग में है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ से जो है आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र खुला सूर्य मंदिर और शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे आदि मानव द्वारा निर्मित एक चित्र प्राप्त हुआ है, कई चित्र प्राप्त हुए हैं। एक खुला सूर्य मंदिर का खुला साक्ष्य मिलता है और शैल चित्र दीर्घा मिलता है। शैल चित्र दीर्घा में क्या क्या है, तो नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव से संबंधित है शैल चित्र से। ठीक, उसके बाद देखें, आगे देखिए, अब यही इसको से ही वर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है। यहीं पे एक गर्भ आयु, जैसे आइस वर्क एज बोलते हैं, उसी से संबंधित एक गुफा मिला है, आइस एज से संबंधित एक गुफा मिला है इसको में। तो इसमें इसको ये ध्यान रखना है कि इसको कहाँ है, तो हजारीबाग में। यहीं से शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई है। ये नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान और अंतरिक्ष मानव से संबंधित है। ठीक, और खुला यहाँ पे सूर्य मंदिर भी मिला है। उसके बाद देखिए एक जगह है सीतागढ़ पहाड़। ठीक, ये सीतागढ़ पहाड़ है, सीतागढ़ पहाड़ में हजारीबाग में है। सीतागढ़ पहाड़ जो है हजारीबाग में, यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ था, 6वीं शताब्दी के बौद्ध मठ प्राप्त हुआ है और इसका जो उल्लेख है चीनी यात्री फाहियान ने किया है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगे देखिए, बाहर गंडा हम लोग देखे थे, बाहर गंडा जो हजारीबाग में है, ये तांबे के 49 खाने प्राप्त हुई हैं, इसको ध्यान में रखना है। पलामू किला है, लतेहार में है और यहाँ पे बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है पलामू किला में से। ठीक, उसके बाद देखिए एक बेनू सागर है। ठीक, ये सिंहभूम में है, ये 7वीं शताब्दी की जैन मूर्ति यहाँ से प्राप्त होती है। फिर आगे हम लोग चलते हैं, अब हम लोग देखेंगे झारखंड में धार्मिक आंदोलन। ठीक, धार्मिक आंदोलन झारखंड में, तो ये झारखंड में धार्मिक आंदोलन देखें तो 2 ही ऐसे धर्म थे, हिंदू और आदिवासी धर्म के अलावा, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो झारखंड को ज़्यादा प्रभावित किए। तो इसलिए हम जैन और बौद्ध धर्म के बारे में हम देखेंगे। जैन धर्म को देखिए, जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर लोहरदगा की यात्रा की थी, लोहरदगा की यात्रा किए थे महावीर, और जहाँ पे रुके थे उस जगह का नाम दिया गया लोहरे ए यदगा। क्या नाम दिया गया था, लोहरे ए यदगा। ठीक, और लोहरे यदगा का अगर मुंडारी अर्थ में देखें तो आंसुओं की नदी होती है। क्या अर्थ होता है, आंसुओं की नदी। ठीक, और देखिए लोहरदगा से संबंधित, इस जिले से संबंधित कुछ तथ्य देखिए। ये इसमें घरघरिया जलप्रपात है, यहाँ पे घरघरिया जलप्रपात है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पे स्थित है। ठीक, उसके बाद जैन धर्म से संबंधित एक और स्थल है, उसको कहते हैं पारसनाथ पहाड़िया। ये गिरिडीह जिला में है पारसनाथ। यहाँ पे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर निर्वाण प्राप्त किए थे, अर्थात इनका अंतिम विदाई यहीं से हुआ था, पारसनाथ पहाड़ियों से। इसलिए जैन धर्म का मक्का कहा जाता है पारसनाथ पहाड़िया। पारसनाथ पहाड़ी जो है उसकी ऊंचाई देखें तो 1365 मीटर है। आदिवासी लोग इसको मारंग बुरु कहते थे, मारंग बुरु। आदिवासी लोग जो पारसनाथ पहाड़ी है उसको मारंग बुरु कहते थे और मारंग बुरु के नाम से ये लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते थे। तो यहीं पे डिस्प्यूट हो जाता है कि जैन धर्म पारसनाथ पहाड़ियों से पहले
आदिवासी लोग इसकी पूजा पाठ करते थे अपने। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे देखिए, मारंगबुरी का अर्थ क्या होता है? महान पर्वत, सर्वोच्च देवता। आदिवासी लोग इसका पूजा करते थे। ठीक, उसके बाद देखिए संथाल आदिवासी का धार्मिक स्थल भी यहाँ पे स्थित है, धर्मगढ़ जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मगढ़। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि धर्मगढ़ कहाँ स्थित है, तो ये पारसनाथ पहाड़ियों पे है, और ये पारसनाथ पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो गिरिडीह में है। ठीक, आगे देखिए, जैन धर्म का पवित्र स्थल जो है वो उसको बोलते हैं समेध शिखर, समेध शिखर। ठीक, आगे देखिए, पारसनाथ की एक लेटेस्ट जो न्यूज है वो प्रसाद योजना के तहत इसमें शामिल किया गया है पारसनाथ को। प्रसाद योजना आखिर में है क्या? तो इसको कहते हैं पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक, ये 13 जून 2014 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, और इसमें 12 शहरों को विकसित करना था। ये इसमें जो है सांस्कृतिक स्थल और ऐसे विरासत स्थल को रिजुविनेट करना था, विकसित करना था। 12 शहर शुरू में शामिल थे, आगे चल के इसमें और जुड़ने लगे। अब देखिए, प्रसाद परियोजना सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2014 में शुरू हुआ है। ठीक, आगे देखिए, जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल को देखते हैं। तो धनबाद देखिए, तो जैन संस्कृति और जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र कहा जाता है धनबाद को। और सिंहभूम में देखिए, तो बेनू सागर में 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। और जैन धर्म मानने वाले लोगों को शरक कहा जाता था। सिंहभूम में जैन धर्म को जो लोग मानते थे उसको शरक कहा जाता था। कहा जाता था? शरक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शरक किससे संबंधित है? तो जैन धर्म के मानने वाले लोगों से। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल। हम वही पॉइंट को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए, करुआ गांव कहाँ है? तो करुआ गांव जो है बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है करुआ गांव से। ठीक, इसको ध्यान रखें। बहोरनपुर देखें तो ये हजारीबाग में है। कहाँ है? हजारीबाग। यहाँ से क्या हुआ है? तो 1200 वर्ष पुराने पालकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा के भगवान अवलोकतेश्वर की मूर्ति है। ठीक, किसकी मूर्ति है? तो महायान शाखा से संबंधित है। ठीक, ये ध्यान रखना है, महायान शाखा से है, और अवलोकतेश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है बौद्ध धर्म के। उसके बाद देखिए, दियापुर दालमी। ठीक, ये धनबाद में है, यहाँ पे बुद्धेश्वर मंदिर स्थित है। और देखिए, ईचागढ़, कौन गढ़? ईचागढ़। ये सरायकेला खरसावां में है, ये जिला है सरायकेला खरसावां, ये पूर्वी सिंहभूम के पास है। यहाँ पे बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुआ है ईचागढ़ से। ठीक, इसे रांची संग्रहालय में रखा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध देवी तारा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ईचागढ़ से, जो सरायकेला खरसावां में स्थित है। और देखिए, आगे हम लोग ये देखे थे सीतागढ़ पहाड़, ये हजारीबाग में है, बौद्ध विहार, और बौद्ध विहार के उल्लेख यहाँ पे मिलते हैं। ठीक, अब देखिए, इसी का उल्लेख पहचान हम लोग देख लिए थे। अब देखिए, अशोक झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु एक अधिकारी का नियुक्ति किया था, उसका नाम था रक्षित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ये देखिए, रक्षित एक अधिकारी था जो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए झारखंड में भेजा था। ठीक, आगे देखिए, अब देखते हैं, अब हम देखेंगे प्राचीन काल में झारखंड की स्थिति क्या है। हम प्रागैतिहासिक काल में देख लिए झारखंड की स्थिति, अब प्राचीन काल में देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते रहे हैं। अब देखिए, प्राचीन काल में हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो मौर्य काल देखेंगे, मौर्योत्तर काल देखेंगे, गुप्त काल देखेंगे। अब गुप्तोत्तर काल में झारखंड की स्थिति। तो सबसे पहले हम देखें मौर्य काल में झारखंड की स्थिति। तो झारखंड का अपना राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक महत्व था उस समय। ठीक, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को लेकर क्या क्या बात की गई है उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, कौटिल्य कहता है इसका नाम था कुकुट या कुकुट देश, झारखंड का उस समय। और कौटिल्य मानता है कि झारखंड एक गणतंत्रात्मक शासक प्रणाली थी यहाँ पे। ठीक, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी झारखंड में। और आठवीं एक अधिकारी थे जिनकी नियुक्ति चंद्रगुप्त मौर्य किया था, और इसका उद्देश्य था कि जनजातियों का नियंत्रण करना, मगध साम्राज्य हेतु इसका उपयोग किस तरह किया जाए, इसलिए आठवीं एक अधिकारी की नियुक्ति चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो पूछ लेगा कि आठवीं अधिकारी किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नियुक्त किया था ताकि जनजातियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके और मगध साम्राज्य हेतु उनका किस तरह से उपयोग किया जा सके, इसलिए आठवीं अधिकारी की नियुक्ति चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक, उसी तरह से कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही इंद्र नावक एक नदी का उल्लेख है। ठीक, जहाँ पे हीरे प्राप्त होते हैं, ऐसा उल्लेख उसने अपने अर्थशास्त्र में किया है। तो इंद्र नावक नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के सेना हेतु हाथी झारखंड से मंगाता था। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो था अपना सेना में उपयोग करने हेतु हाथी जो है झारखंड से मंगाता था। उसके बाद देखिए, अशोक से संबंधित क्या बातें हैं? तो अशोक के 13वें शिलालेख में समवर्ती राज्यों की सूची में झारखंड का भी उल्लेख है। ठीक, और झारखंड को आठवीं प्रदेश के नाम से उसमें शामिल किया गया है। तो इससे और अशोक के शिलालेखों से यह प्राप्त होता है कि झारखंड की जनजाति पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, यानी प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था अशोक का, झारखंड की जनजातियों पे अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। इसको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखें, कलिंग के शिलालेख सेकंड, अशोक
कलिंग के लिए अलग शिलालेख का निर्माण कराया था, उसमें शिलालेख सेकंड में कहता है कि इस झारखंड क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक और परलोक प्राप्त कर सकें। तो अशोक अपने कलिंग के शिलालेख के सेकंड शिलालेख में ये घोषणा करता है कि झारखंड के जो अविजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक परलोक को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे ये घोषणा करता है अशोक। फिर अशोक अपने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यहाँ पे रक्षित नामक अधिकारी का नियुक्ति किया था, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। आगे देखें तो मौर्योत्तर काल, कौन काल? मौर्योत्तर काल। तो सिंहभूम, मौर्योत्तर काल। सिंहभूम एक ऐसा जिला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर। मौर्योत्तर काल में भी सिंहभूम का संबंध है। यहाँ से देखिए, यहाँ से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि रोमन साम्राज्य कहीं ना कहीं झारखंड से जुड़ा हुआ था। और देखिए चाईबासा से क्या प्राप्त हुआ है, तो इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं चाईबासा से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रोमन साम्राज्य के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सिंहभूम से। और इंडो सिथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चाईबासा से। अब देखिए रांची, मौर्योत्तर काल में रांची को देखिए। कुषाणकालीन सिक्के, जिससे ज्ञात होता है कि यहाँ कनिष्क का भी प्रभाव था। कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो रांची से। इससे यह ज्ञात होता है कि कनिष्क का भी प्रभाव था कहीं ना कहीं झारखंड वाले क्षेत्र पे। अब देखते हैं गुप्त काल में। मधुई पहाड़ी ये हजारीबाग में गुप्तकालीन मंदिर यहाँ स्थित है। गुप्त काल, आप देखिए गुप्त काल की देन माना जाता है कि यहाँ मुंडा, पाहन, महतो तथा मंडारी प्रथा स्थापित हुई। तो गुप्त काल की देन मानी जाती है कि यहाँ मुंडा, पाहन, महतो और भंडारी प्रथा स्थापित हुई। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित प्रयाग प्रशस्ति में आठवीं विजय भी शामिल है। प्रयाग प्रशस्ति में हम लोग देखें कि आठवीं कहा गया है। उसके बाद देखें इसके शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया है समुद्रगुप्त के। आगे देखेंगे तो चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, इसके काल में चीनी यात्री फैयान 405 ईस्वी में आया और फैयान ने झारखंड के बारे में उल्लेख किया है। इसको कहा है कुकटलाड। ठीक, तो इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध भी झारखंड से रहा है। ठीक, उसके बाद देखें गुप्तोत्तर काल। शशांक, गुप्तोत्तर काल में शशांक एक महत्वपूर्ण है, जो प्राचीन काल के शासकों में प्रथम शासक था जिसने अपनी राजधानी झारखंड क्षेत्र में स्थापित किया था। ये संथाल परगना का बड़ा बाजार में, ये पहला ऐसा प्राचीन काल का शासक था जिसने अपनी राजधानी संथाल परगना का बड़ा बाजार में स्थापित किया था। ये शशांक का क्षेत्र विस्तार देखें तो बंगाल और झारखंड वाला क्षेत्र में था। तो बंगाल के लिए इसने अपनी राजधानी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया था और झारखंड में संथाल परगना का बड़ा बाजार में स्थापित किया था। शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर देखें तो बेनुसागर शिव मंदिर जो हजारीबाग में है। आगे देखें नोट में, हर्षवर्धन साम्राज्य में कला का जांगल राजमहल का कुछ भाग शामिल है। हर्षवर्धन साम्राज्य में कलाजंग का कुछ भाग शामिल था। 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। ठीक, अब इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।